बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हवाले से। व्हाट इज़ परफॉर्मेंस, व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आज यूनिट नंबर 3 615 का हम टॉपिक मेन डिस्कस करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में वी विल बी डिस्कस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, monitoring and evaluation, key principles for monitoring and evaluations, performance appraisals, advantages of performance appraisals, methods of performance appraisals, and reviewing and reporting and feedback and coaching। तो आज हम ये 5 मेजर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इनके हवाले से आज हमारा ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। So kindly stay tuned, and if you are new, kindly subscribe our channel and let's start our journey। सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से ऐसे मेन इंडिकेटर्स हैं दैट विल बी शो योर परफॉर्मेंस। तो की इंडिकेटर्स आपके हैं द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दैट विल बी abbreviated as KPI is a metric that help you understand how you are doing against your objective। तो परफॉर्मेंस आप इंडिकेटर्स सबसे पहले एक ऐसा लेआउट, एक ऐसा प्लान, एक ऐसा तरीक़ेकार जिसके ज़रिए आपको ये जानने में मदद मिलती है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट जा रहे हैं या आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो कर रहे हैं, आप किस तरह अपने ऑब्जेक्टिव से हट रहे हैं। परफॉर्मेंस इंडिकेटर रेफर टू द मीन बाय विच एन ऑब्जेक्टिव कैन बी जज्ड टू हैव बीन अचीव्ड और नॉट अचीव्ड। तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमारी मदद फ्राहम करता है, हमें एक इंडिकेटर शो करता है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन फ्यूचर या आफ्टर सम इंटरवल दैट विल बी अचीव्ड और नॉट। क्या हम अपने पैटर्न, हम अपने प्लानिंग के मुताबिक चल रहे हैं जो स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट ने हमें बताई हैं, या जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट ने जो प्लानिंग डिसाइड की हैं, जो पेपर वर्क हमारे पास अवेलेबल है, क्या हमारी परफॉर्मेंस उस तरह जा रही है एंड वी विल बी एबल टू अचीव आवर गोल्स आर नॉट। Key performance indicator are not fixed for all type of organization. Rather, they may differ from one institution to another institution. They depend upon the type of objective and goals for a certain organization। तो ये जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं कि कभी भी कांस्टेंट नहीं होते, दैट विल बी वेरी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन एंड प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट, मेथड टू मेथड। सो ये कांस्टेंट फिक्स नहीं होंगे। जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ स्पेसिफिक गोल्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो उन्हें पूरा करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने जो असूल हैं या अपने जो रवाबित हैं उनको मद्देनजर रख के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने जो सक्सेस चांस है उसे अचीव करना चाहती है, इसलिए वो अपने जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उस लिहाज से वो तरतीब देती है। अभी हम कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। इन हायर एजुकेशन में कौन से ऐसे मेजर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन, यहाँ पर कुछ कैटेगराइज किया गया है, ग्रेजुएशन रेट एंड नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशन पर ईयर। तो आपका जो इंस्टीट्यूशन है या आपका जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर अवार्ड सिस्टम किस तरह का है, किस तरह की रिसर्च ग्रांट्स अवेलेबल हैं, स्टूडेंट अटेंडेंस रेट किस तरह का है, यानी कि एज एन हायर एजुकेशन हमारे यहाँ ओवरऑल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। यानी ओवरऑल हमने चेकआउट करना है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, क्या हमें आने वाले 20 सालों में हमारे जो ग्रेजुएट लेबर है या हमारे जो ग्रेजुएट वर्क फोर्स है वो हमें किस तरह की अवेलेबल हो रही, दैट विल बी शोन बाय दीज इंडिकेटर्स। तो ट्यूशन कॉस्ट किस तरह की है, स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो किस तरह की है, कॉस्ट पर स्टूडेंट कितनी आ रही है, और इसी तरह फैकल्टी टू एडमिनिस्ट्रेशन रेशियो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट। और ऑन द अदर साइड आपके पास ट्रेनिंग के हवाले से, हम फैकल्टी की ट्रेनिंग के हवाले से जज करें कि उनकी अटेंडेंस किस तरह की, एवरेज एज ऑफ बिल्डिंग्स, जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग पासिंग इंस्पेक्शंस, क्लासरूम यूटिलाइजेशन रेट,
क्लासरूम की यूटिलिटी किस तरह की है, वहाँ का एनवायरनमेंट किस तरह का है, क्लासरूम में फैसिलिटीज किस तरह का है, सोशल मीडिया एंगेजमेंट किस तरह का है, क्या हम सोशल मीडिया को पॉजिटिवली एंगेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो ऑल दीज इंडिकेटर्स आर हेल्पफुल टू जज द की परफॉर्मेंस ऑफ आवर हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन की अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं तो दीज इंडिकेटर्स आर हेल्पफुल, ये स्टूडेंट के हवाले से, ये फैकल्टी के आउटपुट के हवाले से, और ये उनको ट्रेनिंग देने या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन्हें बेहतर बनाने के हवाले से ये वाले इंडिकेटर्स यूज होंगे। और जो जो आउटपुट हमें मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी, उसके हवाले से इंडिकेटर्स जो हैं ये वाले हेल्पफुल होंगे। तो these indicators are helpful to judge the performance in our higher education department. So when you are doing to judge performance, you have to monitor. तो आपने ऑब्जर्व करना है ऐसे। या मॉनिटरिंग इज द रूटीन एंड सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अगेंस्ट अ प्लान। द इंफॉर्मेशन माइट बी अबाउट एक्टिविटी, product or services, users, are about outside factor affecting the organizations and project। तो मॉनिटरिंग क्या है, वो जांच पड़ताल, वो तरीक़ाकार जिसके जरिए एक सिस्टमैटिक वे में डाटा कलेक्ट करना, आपके प्लान के बारे में भी हो सकता है, आपके प्लान के अगेंस्ट भी हो सकता है, आपके यूजर जो हैं उनके बारे में भी आपने यानी कि जांच पड़ताल स्क्रूटनी करनी है कि कहीं पर हम अपने प्लान से तो नहीं हट रहे, हमारी जो प्लानिंग है दैट इज अप टू द मार्क और नॉट। तो monitoring will be helpful in that situation। Monitoring also involves giving feedback about the progress। Feedback enable to gather the information to be used in making decision for improving performance। तो मॉनिटरिंग जो है हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है, हमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हमारा जो डिसीजन मेकिंग है या ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है दैट विल बी डू मोर प्रिसाइसली to provide maximum profit or to provide maximum output within the given time frame and resources। तो यहाँ पर हमें ये डिसीजन लेने में भी मदद फराहम करता है मॉनिटरिंग का जो इन्वायरमेंट, मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस है। तो मॉनिटरिंग जो आमतौर पर की जाती है, मॉनिटरिंग में आपके पास जैसे हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था एजुकेशनल रिसर्च के, एजुकेशनल रिसर्च में आप चीज़ों को मॉनिटर करते हैं बाय यूजिंग द कंट्रोल चार्ट्स, गैंट चार्ट्स एंड पीएमसी। तो उस हवाले से हमारी वीडियो अवेलेबल है, काइंडली ब्राउज करें और आप एजुकेशनल रिसर्च अगर टाइप करेंगे यू विल बी फाइंड दैट वीडियो। और यहाँ पर आपके पास जो मॉनिटरिंग है, दिस इज अ पर्सन दैट विल बी मॉनिटर इंटायर प्रोसेस बाय यूजिंग ग्राफ्स, टेबल्स, चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट और इस तरह के आपके पाई चार्ट। तो इससे उसे अंदाजा हो जाता है मॉनिटरिंग पर्सन को कि वेयर द प्रोसेस इज मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो मॉनिटरिंग के जो बेनिफिट्स हैं, इट इज लाइक वाचिंग वेयर यू आर गोइंग। आपने ऑब्जर्व करना होता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। इट इज हेल्प टू इंश्योर दैट यू आर एट राइट ट्रैक। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन ऑफ the teaching learning process, determining whether the input in the process are well utilized, identify the problem and finding their solution। तो ये हमें मॉनिटरिंग इज इफेक्टिव कि हम राइट ट्रैक पर हैं या नहीं, क्या हम लाहौर जाना है, क्या हम लाहौर की तरफ मूव कर रहे हैं या नहीं, या अमेरिका जाना है तो हम किस फ्लाइट में बैठे हैं, क्या हम राइट पाथ चूज किया है या नहीं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, सही। तो टीचिंग इन्वायरमेंट में भी हम डिफरेंट सिचुएशंस का अंदाजा लगा सकते हैं एज एन हेड टीचर, एज एन टीम लीडर। इफ यू आर अ मॉनिटर देन यूर performance are to analyze the entire environment, either the rest of your faculty is complete their syllabus within the time or not। तो आप जो टाइम टू टाइम चीज़ों को चेक करेंगे कि वो फैकल्टी मेंबर आपका सिलेबस कवर कर सकेंगे या नहीं, मंथली बेस पर, वीकली बेस पर जो उनकी परफॉर्मेंस आउटपुट या टीम मीटिंग या हेड के साथ जो मीटिंग की जाती है उसमें यही डिसीजन लिया जाता है कि हमने कब तक अपने सिलेबस को कवर अप करना है। तो एज एन हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट देयर टास्क विद इन द टाइम। ये नहीं है कि आप पेपर आ जाएं और
सिलेबस कवर होने वाला रहता हो। तो मॉनिटर का ये काम है कि उसने मॉनिटर करना है पूरे एनवायरनमेंट को, और जो टीचर थोड़ा डिले कर रहा है उसे एक्स्ट्रा पीरियड असाइन करने हैं, और जो टीचर थोड़ा अप टू द मार्क है उसे थोड़ा शाबाश देनी है, ताकि ही विल बी डूइंग मोर बेटर एंड प्रोवाइड देयर बेस्ट टू हिज स्टूडेंट्स। Ensure that all activities are carried out properly by the right person and well in time. सही। Using results of one project experiences on the other। जो प्रीवियस ईयर का आपके पास डाटा है, प्रीवियस ईयर के जिस तरह का रिजल्ट्स हैं, उनसे आपने डिसीजन लेना है कि मैथमेटिक्स का टीचर है उसे मैंने टाइम कौन सा लेक्चर देना है, फर्स्ट लेक्चर देना है, जो उर्दू का है उसे थोड़ा बाद वाला भी लेक्चर दे दिया जाए, तो फ्रेश माइंड के साथ बच्चे अगर मैथमेटिक्स सीखेंगे तो आउटपुट जो है वो बेहतर रहेगी। सो जो प्रीवियस लास्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं, दैट विल बी हेल्पफुल टू प्रोवाइड बेस्ट मॉनिटरिंग about your institution, about your students, and you will be do much better. Determining whether the project was planned in an appropriate way। सही है। जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं उन पे आप अगर अपनी इनपुट्स चाहते हैं दे सकते हैं कि इसे मजीद किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। और एज एन मॉनिटर इट इज योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैसिलिटेट your subordinates as much as possible and guide them to achieve your organizational goal within the time, within the resources। तो नेक्स्ट स्टेप है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में जांच पड़ताल या मॉनिटरिंग मीन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, सही देखना, डेटा कलेक्शन, सही डिसीजन मेकिंग में वो हेल्पफुल है। इवेल्युएशन उनकी जांच पड़ताल, जो ऑब्जर्वेशन आपके पास आई है उसकी जांच पड़ताल करनी है। इवेल्युएशन अब is about making judgment about the value of any component part of an organization or its product, services or benefits, are about the organization as a whole। तो आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जांच पड़ताल करनी है, उसके बारे में जजमेंट ड्रा करनी है, तो वो उसके बेनिफिट, सर्विसेज, प्रोडक्ट किसी हवाले से भी हो सकती है, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन की भी आप evaluation कर सकते हैं। Evaluation is a vital to assess program effectiveness and to support continuous program improvement। The goal of evaluation of most evaluations is to provide useful feedback। सही है। ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एवेल्युएशन का, कि हमने फीडबैक प्रोवाइड करना है कि जिसके जरिए जो मॉनिटरिंग से आपने डाटा कलेक्ट किया है आपने एवेल्युएट करना है, एंड यू प्रोवाइड योर बेस्ट फीडबैक to which are helpful to engage or draw more accurate decisions। It aims at improvement of persons and product involved। It is a process of making judgment by which more planning for improvement is possible। To be effective, the supervisor must be able to evaluate school situation as well as his own role in the professional growth of teacher। तो ये नहीं है कि जस्ट एज एन हेड आपने जो हमेशा इंस्ट्रक्शंस देनी है, एज एन हेड, एज एन टीम लीडर, इट्स योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैसिलिटेट योर सबऑर्डिनेट्स बाय योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। आप उन्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हमेशा हेल्प करनी है। जैसे लेसन प्लान है, तो लेसन प्लानिंग में क्या है कि एज एन सीनियर टीचर इट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड द न्यू कमर्स और न्यू टीचर और जूनियर टीचर to prepare more effective lesson plan। Or an evaluator should have developed evaluative criteria with the cooperation of teacher to assess teaching, learning and monitoring and supervision। तो एज एन हेड टीचर हमेशा ये नहीं है कि आप या एज अ टीम लीडर कि आप हमेशा एक सीट पर बैठे और सारे इख्तियारात अपने पास रखें। आपने हमेशा जो भी आपको रोल हो, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, उन्हें डिवाइड करें। चीजें डिवाइड करने से, जैसे नॉलेज बांटने से बढ़ता है, इसी तरह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बांटेंगे, आपकी जो आउटपुट है, आपकी परफॉर्मेंस है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, वो बेहतर से बेहतर होगी। Performance appraisal is a systematic evaluation of the performance of employees and to understand the ability of a person for further growth and development।
तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है कि रिपोर्ट कह लें, एक सिस्टमेटिक वैल्यूएशन है जिसके जरिए एम्प्लॉयज की जांच पड़ताल की जाती है और उनकी एबिलिटीज को जज किया जाता है कि फ्यूचर में उनसे बेहतर अंदाज में बेहतर आउटपुट ली जा सके। जैसे हमारे यहाँ इन आवर सब कॉन्टिनेंट ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो ड्रा की जाती है, दैट इज आल्सो अ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो उस पे उस टीचर या उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रिपोर्ट की जाती है, दैट विल बी रिपोर्टेड टू द हायर अथॉरिटीज। तो उस हिसाब से फिर उसकी जिम्मेदारियां असाइन की जाती हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? अकॉर्डिंग टू द ड्रॉ purpose for performance appraisal are as follow: to give information to employees about their performance, to help in making decision about promotions and play increments, encourage employees to improve their performance, to make overall improvement in an organization। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाने का मकसद क्या होता है कि जहां पर अगर कोई एम्प्लॉय वीक है तो उसकी हेल्प करना कि किस तरह वो बेहतर बना सकता है अपने आप को। अगर वो उसकी आउटपुट बहुत अच्छी है देन उसे कुछ इंक्रीमेंट, सैलरी में इंक्रीमेंट या कोई प्रमोशन के लिहाज से कोई इंकरेजमेंट उन्हें प्रोवाइड करना। और इंकरेजमेंट सर्टिफिकेट्स भी हो सकते हैं। सर्टिफिकेट की सूरत में भी जो एम्प्लॉयज हैं आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। और ये सब करने से आप हो गया कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोवाइड फीडबैक, फीडबैक प्रोवाइड करना, फैसिलिटेटिंग प्रमोशन डिसीजंस, किस बंदे की प्रमोशन करनी है, किस बंदे की प्रमोशन नहीं करनी, मोटिवेटिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस, सेटिंग एंड मेजरिंग गोल्स, काउंसलिंग पोर परफॉर्मेंस, जो पोर परफॉर्मेंस पे हैं उन जो वीक परफॉर्मेंस है उनकी काउंसलिंग करनी, उन्हें गाइड करना कि वो भी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं। और डिटरमाइनिंग कंपनसेटिंग चेंजेस, encouraging coaching and monitoring, supporting manpower planning। तो all these are the main objective which are done by the performance appraisal। कि आपने जो वीक परफॉर्मर है उसे आपने गाइड करना है, उसकी काउंसलिंग करनी है। जो अच्छा परफॉर्मर है उसे आपने इंकरेज करना है, उसकी सपोर्ट करनी है बाय इन टर्म ऑफ इंसेंटिव्स एंड प्रमोशंस। और आपका जो ओवरऑल वर्कफोर्स है वो आप या सपोर्टिंग स्टाफ है उसके बारे में जजमेंट मिल जाती है कि वो किस तरह का है, आप किस तरह से उनसे मजीद काम ले सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल दी है ACR की। आपके माइंड में अगर कोई और परफॉर्मेंस अप्रेजल आपकी इंस्टीट्यूशन में होता है तो यू मे राइट इन द कमेंट बॉक्स, दैट विल बी हेल्पफुल टू इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ माई सेल्फ एंड other students। Determining teacher training and development needs, determining institutional training and development needs, provide legal defensibility for personal decision, improve overall institutional performance, training needs to increase motivation and productivity, to retain top talent। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के और क्या बेनिफिट्स हैं कि और क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि यहाँ पर आपको जो कहाँ पर किन टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, यहाँ टीचर के हवाले से बात हो रही है, या किन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, एजुकेशनल। और कहाँ पर ओवरऑल उस इंस्टीट्यूशन की किस तरह की, ये नहीं है कि अगर उसे किसी टीचर को वीक स्टूडेंट अलॉट कर दिए गए हैं और उसका अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो टीचर ही बेकार है। नहीं, उसके पास जो इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज हैं वो किस तरह की हैं, उससे उस इंस्टीट्यूशन को बेहतर बनाने की ज़रूरत है या वो उस एम्प्लॉय को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग कहाँ पर रिक्वायर्ड है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर, टू इंक्रीज मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, टू रिटेन टॉप टैलेंट। तो जो टॉप टैलेंट है उसे आपने इंगेज करना है, उसे आप जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है दैट विल बी हेल्पफुल टू रिटेन द टॉप टैलेंट। और नेक्स्ट कुछ एडवांटेजेस हमारे पास हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हमें 3 कामों में मदद फ्राहम करता है। प्रमोशंस केसेस में मदद फ्राहम करता है कि जो अच्छे परफॉर्मर हैं उनकी प्रमोशन की जाए, जो वीक परफॉर्मेंस है उनकी काउंसलिंग की जाए।
और एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कहाँ पर किनको कैसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये भी हमें यहाँ से मिल जाती है। सिलेक्शन वैलिडिटी, किनको अगले स्केल में प्रमोट करना है, किनको नहीं प्रमोट करना। कम्युनिकेशन के हवाले से हमें यहाँ से गाइडलाइन मिल जाती है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल से किस तरह की, ये सारी चीज़ें जो है ACR में रिपोर्ट की जाती हैं। सी कन्फर्मेशन एंड फीडबैक, तो जब परफॉर्मेंस अप्रेजल लिखा जाता है, वहाँ पर जो हायर अथॉरिटीज हैं वो फीडबैक प्रोवाइड करती हैं कि आर ही शी इज सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस और नॉट। तो एज as per your performance they report or provide you feedback, and you the employees may engage their energy to do much more, much better for the betterment of his institution। तो यहाँ पर आपके पास है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में ओवरऑल जो बेनिफिट है वो, और ये नहीं है कि जस्ट एम्प्लॉय का बेनिफिट होता है। वहाँ पर अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, अच्छा एम्प्लॉय है, तो देन दैट विल बी एट द एंड जो इंस्टीट्यूशन को ही हमेशा फायदा होगा। वीक परफॉर्मेंस है तो उससे वो इंस्टीट्यूशन जो है वो तबाह हो जाएगा। तो जो एडवांटेजेस हैं, मोटिवेशन है, कंपनसेशन है, स्क्रूटनी ऑफ एम्प्लॉयज है, सेटिस्फेक्शन स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज हैं। तो ऑल दीज आर इफेक्टिव एंड वैल्यूएबल to create the performance appraisal more precise, more effective and up to the mark। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस किस तरह से है, यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सबसे पहले आपने कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड करने हैं कि यानी कि जिसके 50% काम किया वो एवरेज पे है, जिसने 80% काम किया वो गुड पे है, जो 90% काम कर लिया वो बेस्ट है। सी आपने कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने हैं बिफोर एनालाइजिंग यूर परफॉर्मेंस अप्रेजल। सही, तो कुछ स्टैंडर्ड्स सबसे पहले डिसाइड करने हैं। कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, उन स्टैंडर्ड्स के बारे में आपने कम्युनिकेशन करनी है अपने सीनियर से, जूनियर से, या आप इस तरह ले सकते हैं कि आपने जांच पड़ताल करनी है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनको आपने एनालाइज करना है, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद डिजायर्ड परफॉर्मेंस। जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें आपने कंपेयर करना है जो उस एम्प्लॉय की या किसी हेड की या किसी टीम मेंबर की परफॉर्मेंस है। तो कंपैरिजन करना है और डिसीजन लेना है कि क्या वह उस एम्प्लॉय की या टीम मेंबर की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है या नहीं है। अगर है तो देन रिपोर्ट द सेटिस्फाइड और गुड और बेस्ट। अगर जिस कैटेगरी में वो लाई कर रहा है वो कैटेगरीज जो हमने फर्स्ट स्टेप पे बनाई हैं, अगर नहीं लाई कर रहा तो उस बारे में उसे डिसीजंस लेने हैं और उसे गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है। मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल के हवाले से दो तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं, पास्ट ओरिएंटेड मेथड एंड फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड। तो इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पास्ट ओरिएंटेड मेथड, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, फील्ड रिव्यू मेथड, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, रैंकिंग मेथड एंड पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। तो ये तमाम मेथड्स आर हेल्पफुल जो आपको पास्ट ओरिएंटेड मेथड जो प्रीवियस नॉलेज की बिना पर परफॉर्मेंस अप्रेजल को बनाने में आपकी मदद फ्राहम करेंगे। पेपर में इनमें से आप 4 से 5 भी लिख लें, दैट इज इनफ, तो इसमें परेशान नहीं होना। तो दैट्स इनफ, यू मे राइट 4 to 5, इट्स अप टू द मार्क। अच्छा, फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड्स कौन से हैं? फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड में है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, साइकोलॉजिकल अप्रेजल, असेसमेंट सेंटर्स, 360 डिग्री फीडबैक फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स। यहाँ पर आपके पास है कि मैनेजमेंट, जो आपके पास मैनेजमेंट या जो आपके पास मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट है, दैट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड और नॉट, दैट इज मिसलीडेड और ऑन ट्रैक और नॉट। तो साइकोलॉजिकल एबिलिटी, मेंटल कैपेसिटी किस तरह की है, यानी फ्यूचर में हमारे लिए वो एम्प्लॉय फायदेमंद है या नहीं है। सीधे असेसमेंट, उन चीज़ों की जांच पड़ताल करनी है और आपने उस
अप्रेजल के बारे में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम टीम मेंबर्स हैं, वहां से आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। 360 डिग्री मीन्स कि हर तरफ से फीडबैक लेना है। वहाँ के जो हेड टीचर है उससे लेना है, जो वहाँ का टीम लीडर है उससे लेना है। यानी कि 360 मीन्स हर कॉर्नर से वो सेंटर पे एम्प्लॉय है और हर कॉर्नर से उसने इंफॉर्मेशन, उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। दैट इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर की बात हो रही है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, बट इन फ्यूचर हमने कोई ऐसा एम्प्लॉय या ऐसा प्रोसेस नहीं लेके चलना कि जिससे हमारे फ्यूचर में वो प्रोसेस जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और आपकी ऑर्गेनाइजेशनल या आपका जो प्रोसेस है वो टोटली डिलिमिट हो जाए और आप नुकसान में चले जाएं। तो फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड। अच्छा, अब हम लास्ट स्टेज पे आ गए हैं। जो सेकंड लास्ट टॉपिक था हमारा, रिव्यूइंग। किस तरह आपने चीज़ों को रिव्यू करना है। एग्जामिन एंड एक्सेस फॉर्मली विद द पॉसिबिलिटी और intention of institution change if necessary. It helps to answer the following question: did the activity fully solve the problem of which it was designed? तो रिव्यूइंग यानी कि दोबारा आपने उसे रीइवेल्युएट करना है, दोबारा जांचना है। ये नहीं है कि एक दफा काम कर लिया, एक दफा फुलफिल हुआ, दोबारा उसे एग्जीक्यूट करना है, रिव्यू, दोबारा देखना है। यानी कि जो प्रोडक्ट, जो एक्टिविटी, जो हमने काम किया है, क्या हमारे उस प्रॉब्लम के लिए वो फुली तौर पर एक्सेप्टेबल है या नहीं है। डिड द एक्टिविटी फुली सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर विच इट वाज डिजाइन। कि जो एक्टिविटी हमने एंगेज की है वो हमारी प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व कर लेगी या नहीं। कैन वी गो अहेड एंड गेट इवन बिगर बेनिफिट। तो क्या हम अप टू द मार्क या उससे ज्यादा बेनिफिट्स उससे हासिल कर सकते हैं। सही। What lesson did we learn that we can apply for future project? तो जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हमारे फ्यूचर में, हमारे आने वाले रिसर्च में क्या ये फायदेमंद है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जब रिव्यूइंग स्टेज पर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की रिव्यूइंग स्टेज पर इन चीज़ों की जांच पड़ताल करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ रिपोर्टिंग, यानी कि आपने रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन लाइक स्टेटस, reporting progress, measurement and forecasting on the basis of collected information concerning scope, schedule, cost and quality. These process generate the reports which are distributed to the manager and stakeholders. तो रिपोर्टिंग में आपके पास वो सारा डाटा कलेक्शन, वो सारी इंगेजमेंट आनी है कि जिसके जरिए you will be helpful to write a precise report about the instrument, about the individual, about the employee। और आप फ्यूचर के बारे में कुछ रिकमेंडेशंस देंगे कि आने वाले दिनों में दैट विल बी हेल्पफुल, दैट विल बी मोर प्रिसाइज और नॉट। क्या ये हमारे लिए मददगार होगा या नहीं होगा। तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की जो कंट्रीब्यूशन है, जो इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की है, उन सारों चीज़ों को भी आपने इंगेज करना है। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स कितनी तरह की है हमारे यहाँ जो डिस्कशन है, यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स डिस्कस होंगी। फर्स्ट वन इज अ फोरकास्ट रिपोर्ट, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट एंड वेरिएंस रिपोर्ट। तो फॉर डिस्क्राइब द फ्यूचर ट्रेंड, फोरकास्ट रिपोर्ट में हम ये बताते हैं कि फ्यूचर में ये एम्प्लॉय, ये इंस्ट्रूमेंट, ये प्रोडक्ट फायदेमंद है या नहीं है, ये कंपनी के विजन, ये कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसे फुलफिल करेगी या नहीं करेगी। प्रोग्रेसिव रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट होती है दैट डिस्क्राइब द पास्ट टू प्रेजेंट, यानी पीछे से अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। सही। यहाँ पर बैकवर्ड नॉलेज नहीं, यहाँ पर जस्ट फ्यूचर के बारे में डिस्कशन होती है। यहाँ
पास्ट टू प्रेजेंट डिस्कस किया जाता है। फॉर डिस्क्राइब एक्चुअल स्टेटस, स्टेटस रिपोर्ट में जो उसकी एक्चुअल वैल्यूज, जो उसकी एक्चुअल आउटपुट है वो रिपोर्ट की जाती है। अगर एक्चुअल रिपोर्ट डाटा रिपोर्ट किया जाए दैट विल बी नोन एज अ स्टेटस रिपोर्ट। फॉर डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द प्लान बेसलाइन एंड रियल डाटा, तो वेरिएंस रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट जिसके जरिए आपके जो स्टैंडर्ड्स थे उसे और जो आउटपुट आपको रिसीव हुई है उनका जो रिलेटिव कंपैरिजन है वो कंसीडर किया जाता है। जो आपके स्टैंडर्ड से, आपका स्टैंडर्ड था 80% नंबर या 80% स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे, सही है, इस टीचर के, तो जो उसका डाटा है उसके 70% या 90% आए हैं, तो रिलेटिव कंपैरिजन जहां पर हो रहा है स्टैंडर्ड्स का और एक्चुअल डाटा का, तो दैट विल बी अ वेरिएंस रिपोर्ट। और लास्ट वन इज द फीडबैक एंड कोचिंग। So feedback and coaching to increase the potential of employees. Coaching as a tool is effectively employed by leader in a workplace. तो कोचिंग क्या है? काउंसलिंग करनी है आपने अपने एम्प्लॉयज की, आपने अपने जो टीम मेंबर्स हैं वर्क प्लेस पे उन्हें मोटिवेट करना है। जैसे डिफरेंट मीटिंग्स करके जो एम्प्लॉयज हैं या जो टीचिंग स्टाफ है उनको मोटिवेट किया जाता है, उन्हें गाइड किया जाता है, तो दैट इज अ कोचिंग क्लास, काउंसलिंग की जाती है उनकी, सही। तो वो भी एज एन मॉनिटर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फीडबैक इज एन इम्पॉर्टेंट part of the training of an individual and is considered an informal method for trying to affect change in the behavior of employees in the workplace. Feedback is perceived more as a positive एडवाइस एंड इवेल्युएशन। तो फीडबैक कि अगर कोई एम्प्लॉय बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो उसे इंकरेज करना है, अगर कोई एम्प्लॉय बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसे इंडिविजुअली गाइड करना है। ये नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयज को या आप अपने जो स्टाफ मेंबर हैं उन्हें आप पूरी मीटिंग में डिस्करेज करना शुरू कर दें। इंसान हमेशा इंकरेजमेंट जो मीटिंग में एक्सेप्ट करता है, और अगर वो आपको डिस्करेज या आप उसे गाइड करना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअल जो है वो आप उसे बुलाएं और उसे फीडबैक प्रोवाइड करें कि आप यहाँ यहाँ पर लैग कर रहे हैं और आपको इन इन पार्ट्स में तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि आपका जो टीचिंग इन्वायरमेंट है या आपका जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो बेहतर हो सके। तो कोचिंग ओवरऑल आप इन मीटिंग कर सकते हैं। फीडबैक अगर इंकरेजिंग है, इंकरेज करना है तो मीटिंग में करें, यानी पूरी होल जब हजूम हो तब इंकरेज कर दें, इट्स वेल डन। और अगर आपने उन्हें गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है या कहीं पर एम्प्लॉय लैग कर रहा है तो कोशिश करें एज एन टीम लीडर, एज एन हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट कि उसे इंडिविजुअली बुलाएं और उसे गाइड करें। अच्छा, लास्ट वन यहाँ पर डिफरेंस मेंशन है, तो दैट इज मोर हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कोचिंग एंड फीडबैक। फीडबैक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोचिंग एंड वेयर दैट द कन्वर्स ऑफ दिस इज नॉट ट्रू एंड फीडबैक डज नॉट रिक्वायर कोचिंग, सही। फीडबैक फोकस ऑन द पास्ट while कोचिंग फोकस ऑन फ्यूचर। तो फीडबैक आपके जो प्रीवियस डाटा है उस बिना पर आप गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, फलां की बुरी है। ये प्रीवियस डाटा है, उस बिना पर आपने डिसीजंस लिए हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं इन फीडबैक। और वाइल इन कोचिंग आप एम्प्लॉयज़ की करते हैं ताकि वो बेहतर अंदाज में आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ये कोचिंग जैसे क्रिकेट मैच में कोचेज रखे जाते हैं कि वो कोचेज उनकी तरबियत करें ताकि वो आने वाला जो मैच है उनमें वो अच्छा परफॉर्म कर सकें, इस सेंस में आपने समझ लेना है। फीडबैक मेक वन सेल्फ अवेयर एंड रियलाइज हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सही है। फीडबैक एक ऐसा टूल है जिसके जरिए आप उस एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ और उस एम्प्लॉय की वीकनेस के बारे में जांच सकते हैं। और however without further assistance in the form of coaching, feedback is ineffective. Feedback is just one of a tool in the hand of a coach to bring changes in the behavior of the employees and to develop learning skills.
तो फीडबैक जो है वो आपको जो प्रीवियस फीडबैक किस बिना पर आता है, प्रीवियस डाटा के बिना पर। प्रीवियस डाटा जो है आपको मदद फराहम करता है कोचिंग में। कोचिंग यानी कि जैसे क्रिकेट मैच की हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि लास्ट मैच में अगर कोई बॉलर जो है वो ज्यादा नो बॉल दे रहा है, तो प्रीवियस डाटा के लास्ट मैच में उसने ज्यादा नो बॉल दिए हैं, तो कोच का काम क्या है कि उसने उस पर काम करवाना है कि आपने किस तरह स्टार्ट लेना है कि आइंदा मैच में ये नो बॉल ना हो। तो फीडबैक जो है प्रोवाइड हेल्प्स इन कोचिंग। सही फीडबैक कोचिंग करने में मदद फ्राहम करता है। फीडबैक इज इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट गिवन नाउ टू हैव एन इफेक्ट ऑन द फ्यूचर। तो जो फीडबैक की इंफॉर्मेशन है, पास्ट इंफॉर्मेशन है, दैट विल बी हेल्प to engage or to get more benefits from that employee in future। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी और ऑर्गेनाइजेशन के गोल और विजन को अचीव करना चाह रहे हैं, तो दैट इज योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी to provide effective feedback and to provide the as a team leader to provide a significant coaching to your employees, then you will be able to achieve your institutional and organizational uh, objectives. So gentlemen, hope so you understand the topic. If you feel any query, you may write in the comment box, and kindly subscribe our channel. Stay tuned. Thank you so much. Allah Hafiz.